नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अब आम बात हो गई है, क्योंकि ऐसा ही एक मामला जनपद आजमगढ़ में देखने को मिला। जी हां, ये पूरा मामला थाना देवगांव के नूरपुर इस्माइल गांव का है। आपको बता दें कि पीड़िता संगीता की शादी 2015 में सोनू के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी हो जाने के कुछ दिन बाद ही पीड़िता को दहेज के लिए पति और उसके परिवार के लोग मारपीट करने लगे। इस संबंध में न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा भी दर्ज है। इसके बावजूद पति सोनू ने दूसरी शादी कर ली। जब पीड़िता को पता चला कि सोनू ने दूसरी शादी कर ली है, तो पत्नी अपने परिवार के साथ आरोपी पति के घर पहुंची। वहां पर उसकी दूसरी पत्नी शशिकला भी मौजूद थी। आरोपी पति सोनू और उसके परिवार वाले पीड़िता को गाली गलौज देने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिए। अब न्याय के लिए पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़िता का कहना है कि उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो तलाक चाहती है। वही दूसरी शादी कर चुका है, उसी का मैटर है। कौन दूसरी शादी कर चुका है? सोनू। क्या लगता है आपका? हस्बैंड है। ठीक है, कब हुआ, क्या, किस तरह? 2015 में मिले थे। 2015 में ही शादी हुई थी। और शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी? हाँ, दोनों घर वालों की फैमिली की मर्जी से ही शादी हुई। कब तक आप लोग साथ रहे हैं? हम लोग 2-3 महीने तक साथ रहे थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद वही मेरा मतलब एग्ज़ाम था, हम यहाँ आए तो जैसे वहाँ पापा जहाँ सर्विस करते थे वहाँ गए। उसके बाद विदाई का डेट रखा हुआ था तो पता चला वो दूसरी शादी कर लिया था। कारण क्या रहा, कुछ बताया कि? कारण ये था कि पहले उसका अफेयर था, ऑर्केस्ट्रा में वो भी रहती है जो लड़की है। और उसके चाचा ही। ये बातें आपको पता नहीं थी पहले? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। वो भी उसके चाचा उनको फ़ोन करके बताए थे। आप उसकी मुलाकात हुई तो उसने क्या बताया था आपको? क्या करते हैं वो? बोला कि डॉक्टर हैं। आज आप एसपी साहब के यहाँ क्या सोचेंगे? सर क्या कहे थे इसी बात के लिए, मतलब कब से आप भटक रहे हो? सर 4 साल हो गया, 2016 से ही केस चल रहा है। यही तलाक चाहते हैं। हरिद्वार में एक स्थानीय नेता की पत्नी ने पति की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया। साथ ही पति पर एक युवती को घर में रखने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सोमवार को एक महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका पति एक युवती के साथ अवैध रूप से रह रहा है। सोमवार को जब वह पति से मिलने गई तो वहां युवती भी मौजूद थी। आरोप है कि पति और बच्चों ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। इसी बीच युवती मौके से भाग गई। महिला का कहना है कि युवती नाबालिग है। महिला का पति और बच्चों के साथ विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें नेता के बेटे युवती को अपनी मुंह बोली बहन बता रहे हैं। कनकल थाना प्रभारी शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। कहते जी मैंने बेटी बना रखी है। अरे बेटी बना रखी है तो फिर क्यों भगा दी उसको 1 मिनट के अंदर? बेटी बनाई थी ना, दिखा अडॉप्शन के पेपर कहाँ पर है? दुनिया का सफेद पोस्ट बना फिरता अपने आप को, बता तो सही जरा कहाँ है वो तेरी बेटी? क्यों भगा दी तूने यहाँ से? पुरुषोत्तम शर्मा जी का घर है, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, यहाँ से एमएलए के प्रत्याशी रहे, हरीश रावत के सबसे नजदीकी आदमी है और मेरे पति देव है ना। यहाँ पे देखिए जरा क्या ड्रामा चल रहा है। मतलब आदमी किसी से अफेयर चला ले, कहीं आले जाले, घर में ही रख ली लड़की 4 महीने के लिए अगले आदमी ने। वाह भाई, ये दुनिया के बहुत सफेद पोस्ट लोग हैं हरिद्वार के जो कहते हैं कि हाँ ये अच्छा और ये बुरा। पूछिए ना आखिर क्यों? दोनों बेटों ने और बाप ने मिलकर मुझे मारा, पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिया और उस लड़की को निकाल के यहाँ से बाहर भेज दिया। 17 साल की लड़की, 55 साल का बुढ़ा है ये आदमी। ये देखिए, ये पुरुषोत्तम शर्मा की होंडा सिटी है जिसपे लड़की बैठी है। खींचिए इसकी फोटो आराम से। नंबर प्लेट छुपाने से गाड़ी नहीं छुपती। शुतुरमुर्ग अपना मुंह छुपा ले तो ऐसा नहीं, शरीर नहीं दिखता उसका। ये गाड़ी के अंदर का इंटीरियर है। ये देखिए गिफ्ट खोलते हुए, इसके जन्मदिन पे एप्पल का फोन गिफ्ट किया इस आदमी ने। ये उसने स्टेटस लगाया था, जिस दिन मैंने देख लिया तुरंत ब्लॉक कर दिया। मुझे 55 साल का बुढ़ा आदमी 17 साल की लड़की को घुमा सकता है, ये पता नहीं था मुझे। ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें जांच की जाएगी और जो जांच में सही हो वो क्या जाएगी, ठीक है। ये पति पत्नी का मामला है। प्रार्थना पत्र जो है सपना जी के नाम की तरफ से, ये हस्बैंड वाइफ का मामला है।
जी, और इसमें काउंसलिंग वगैरह होगी, उसके बाद कार्रवाई। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान मुंबई पुलिस द्वारा बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। अर्नब गोस्वामी का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उनकी सास, ससुर, बेटे, पत्नी के साथ मारपीट की। रिपब्लिक टीवी पर प्ले किए गए वीडियो के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ भी मारपीट की। आपको बता दें कि अर्नब को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अलीबाग पुलिस की एक टीम ने अर्नब गोस्वामी को यहां उनके घर से गिरफ्तार किया। गोस्वामी को पुलिस वैन में बिठाते हुए देखा गया। इस दौरान गोस्वामी ने दावा किया कि पुलिस ने उनके घर पर उनके साथ बदसलूकी की। अधिकारी ने बताया कि 2018 में एक आर्किटेक्ट और उनकी मां ने कथित तौर पर गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी द्वारा उनके बकाया का भुगतान न किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इस वर्ष मई में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आर्किटेक्ट अनुभय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की नई शिकायत के आधार पर फिर से जांच का आदेश दिए जाने की घोषणा की थी। देशमुख ने बताया था कि अदन्या ने आरोप लगाया है कि अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी के चैनल द्वारा बकाया का भुगतान न करने के मामले में जांच नहीं की। उसका दावा है कि इस कारण ही उसके पिता और दादी ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पटाखा गोदाम में अचानक विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। जब धमाका हुआ तो फैक्ट्री के कर्मचारी सुबह से ही पटाखे बना रहे थे। पुलिस के अनुसार घटना में आसपास के 3 घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि धमाका कप्तानगंज थाने के वार्ड नंबर 11 में हुआ। घनी आबादी के बीच अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। धमाके के बाद पूरे कस्बे में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। जानकारी मिलने पर पहुंची कप्तानगंज पुलिस मकान के अंदर घुसी तो चारों तरफ ईंट, बारूद और अन्य सामान बिखरा पड़ा था। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कप्तानगंज का आर्यनगर है, जिसमें कि आज सुबह एक घर में पटाखे रखे हुए थे जिसमें आग लगी और वहीं पे एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई और इसमें 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इसमें मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी घायलों की स्थिति ठीक है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इसके पास लाइसेंस था इसका? अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि इसके पास ये लाइसेंस होल्डर था या नहीं। सर, ऐसे रिहायशी इलाकों में इस तरह पटाखों का स्टोरेज या फिर जबकि लाइसेंस 2 ही लोग के पास आए, 10 से 12 लोग चलाते हैं। जो इसमें जांच का विषय है, जो कमियां पाई जाएंगी, जिसका दोष का निर्धारण होगा, उसमें कार्रवाई की। सर, अभी भी पता चल रहा है कि कुछ जगहों पे इसी मोहल्ले में पटाखों का गोदाम बनाया गया है, अवैध गोदाम। देखिए, पटाखों के संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध पटाखों के खिलाफ भंडारण करने या बनाने के संबंध में कार्रवाई की जाए। इसके लिए जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसमें सभी में छापेमारी की जाती है ज्वाइंट पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम के साथ, और ऐसे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में साहेबाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भोपुरा कुटी में बनी झुग्गी और कबाड़ के ढेर में अचानक आग लग गई। पन्नी प्लास्टिक की कतरन होने से आग ने बेकरार रूप ले लिया। आपको बता दें कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भोपुरा कुटी में खाली जमीन पर 500 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी हैं। यहाँ बंगाल समेत अन्य कई राज्यों से आकर लोग बसे हुए हैं। बड़े पैमाने पर प्लास्टिक, पन्नी और कबाड़ का कारोबार होता है। रात करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की झुग्गी और कबाड़ को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें निकलती देखकर लोग शोर मचाने लगे। इस दौरान झुग्गियों में सो रहे लोग आनन फानन में बच्चे और कुछ सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर भागे। FSO लौनी दमकल की करीब 12 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया।
आग ज़्यादा होने के चलते नोएडा से भी गाड़ियां मंगाई गईं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल आग से अभी तक कोई हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान पूरा हो गया। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए 54% से अधिक मतदान हुआ। मतदान के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग को लेकर भी मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर समेत सभी एहतियाती उपाय अपनाए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दौर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। दूसरे दौर में आने वाली विधानसभा सीटों पर कई दिग्गज नेताओं और उम्मीदवारों ने मतदान किया। युवाओं और महिलाओं के साथ बुजुर्गों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। Elections were conducted in a peaceful manner across 94 assembly constituencies in 17 districts of Bihar. My special thanks to our senior citizens, persons with disabilities, women for coming out in large number, undeterred by the difficulties or the personal circumstance. Our thanks goes to all the electoral machinery in the field, up to the BLO level and the poll volunteers who have assisted the commission in conducting the election. मथुरा के नंदगांव में नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा करने के चर्चित प्रकरण के बाद अब विनयपुर गांव की मस्जिद में हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़ा गया। मस्जिद में भाजपा की जिला कार्यकारिणी सदस्य और जनसंख्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनुपाल बंसल ने इसे लाइव भी किया। आपको बता दें कि बागपत के खेकड़ा क्षेत्र के विनयपुर गांव में भाजपा नेता मनुपाल बंसल मंगलवार को मस्जिद में पहुंचे। उनका कहना है कि मौलाना अली हसन से इजाज़त लेने के बाद उन्होंने भाईचारे के लिए पवित्र स्थान मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा के पाठ को फेसबुक लाइव भी किया गया। गायत्री मंत्र भी पढ़ा गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रक्रियाएं मिल रही हैं। मनुपाल बंसल जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां में भी जुटी हुई है। एसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि पुलिस ने जानकारी मिलते ही मामले की जांच कराई, जिसमें पता चला कि मौलाना से सहमति ले ली गई थी। मौलाना अली हसन ने कहा कि ऊपर वाले का नाम कहीं भी बैठकर लिया जा सकता है, सब जगह उसकी बनाई हुई है। उन्होंने ही मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठन करने की इजाज़त दी थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सभी लोग भाईचारे से काम लें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ट्रांसपोर्टर कारोबारी के बेटे के अपहरण का मामला फर्जी निकला। यह सनसनीखेज खुलासा खुद मेरठ पुलिस ने किया है। साथ ही पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर अपहरण कांड की गुत्थी को सुलझा डाला और बच्चे को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया। आइए आपको बताते हैं क्या थी मेरठ के इस कथित अपहरण कांड की असल वजह। दरअसल मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के सेक्टर 12 से ट्रांसपोर्टर कारोबारी ऑफिस के बेटे आरिफ के अपहरण की सूचना सोमवार को पुलिस को मिली। इसके बाद हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के अपहरण से पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। मेरठ पुलिस ने इस मामले में कई टीमें लगाईं, फिर बाद में एसटीएफ को भी लगाया गया, लेकिन 18 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली नजर आए। पुलिस के इस अपहरण कांड का खुलासा एक बड़ी चुनौती बन गया। हालांकि एसटीएफ की टीम ने जब दिल्ली से आरिफ को बरामद कर लिया तो पुलिस की सांस में सांस आई। एसएसपी अजय सानी ने बताया कि आरिफ अपने सौतेले माँ बाप से परेशान था। इसी कारण जब माता पिता अपने गांव गए हुए थे तभी उसने घर से गायब होने की योजना बनाई और घर में रखे 9 लाख रुपए का कैश लेकर फरार हो गया। उसकी फरारी पर किसी को शक न हो इसलिए अपहरण का नाटक रचा। पुलिस की पूछताछ के दौरान बच्चे ने बताया कि उसकी प्लानिंग अपनी दोनों बहनों को भी इस घर से बाहर निकालने की थी। मेरठ में अपने घर से निकलने के बाद वह ओला और उबेर बदलता हुआ दिल्ली पहुंचा, जहां उसकी नानी का घर था। हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। पुलिस अधिकारियों की माने तो बच्चा परेशान था, इसलिए वह घर से गायब हुआ था और अपहरण का नाटक रचा। फिलहाल पुलिस इस मामले में चाइल्ड वेलफेयर की टीम को शामिल करके
बच्चे और उसके माँ बाप की काउंसलिंग में लगी है। कल शाम को 112 नंबर पर एक कॉल की गई थी। वहाँ से मेरठ पुलिस को पता चला कि 15 साल का एक बच्चा आरिफ नाम का है जो कि मिसिंग है, और उसके घर पे उसकी सिस्टर के मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें 50 खोखा डिमांड की गई थी, और घर के बाहर एक कागज़ का टुकड़ा मिला था, उसमें भी लिखा था कि लड़का चाहिए तो 50 के दें। इसको देखते हुए तुरंत रूप से 5 टीमों का गठन किया गया और पूरे केस के अनावरण का प्रयास किया गया। इसमें आज बच्चे को कुछ समय पूर्व बरामद किया गया है और बच्चे के पास से करीब 9.5 लाख रुपए के आसपास लगभग रुपए भी बरामद हुए हैं। पूरा मामला ये निकल कर सामने आया कि ये लड़का जो है इसकी मदर स्टेप मदर हैं और घर से थोड़ा परेशान था। उसके बाद ये स्वयं ही पूरा कांड इसने रचा था और परेशान होकर इसने अपनी बहन के कागज़ पर ये चीज़ लिखी थी और मोबाइल फ़ोन पे मैसेज भी इसने अपने फ़ोन से किया था। उसके बाद उसने नंबर अपना चेंज कर लिया था। लड़के को बरामद किया गया है और इसके पास से पैसे सारे बरामद हुए हैं, 9,31,000 रुपये हैं, और जो भी विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इसकी सूचना दे दी गई है और संबंधित जो न्यायालय हैं उनके सामने लड़के को प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही लड़के के जो पिता है, लड़के के पिता को भी यहाँ बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ सारी बातों की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस का खुलासा हुआ है, इसमें पुलिस के साथ साथ मेरठ के एसटीएफ की यूनिट की टीम भी साथ लगी हुई थी। दोनों टीमों ने मिलकर 16 घंटे के भीतर इस पूरे घटना का अनावरण किया है। अपर मुख्य सचिव गृह महोदय के द्वारा मेरठ पुलिस और लगी टीमों को सभी 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। बाकी जो अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें होगी वो सुनिश्चित की जा रही है। हापुड़ में बहादुरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 23 तमंचे बरामद किए हैं। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि बहादुरगढ़ और स्वाट टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध महिला और पुरुष सलार तराई पर तमंचों की बिक्री के लिए आ रहे हैं। पुलिस ने बताया स्थान पर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को एक महिला और पुरुष आते दिखाई दिए। पुलिस के रोकने पर व्यक्ति ने पुलिस पर हमला कर दिया, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को दबोच लिया। उनके पास से 315 बोर के 23 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम फजरे उर्फ फजर खान और महिला ने अपना नाम साजिया बताया है। यह महिला आरोपी की ममेरी बहन है। थाना बहादुरगढ़ में एक शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी हुई है, जिसमें से 23 तमंचे और तमंचों बनाने का पूरा उपकरण और पूरा फैक्ट्री पुलिस ने बरामद किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम फजरे है और दूसरे का नाम साजिया है। एक पुरुष है, एक महिला है। महिला कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। इसके पास से 7 या 8 तमंचे बरामद हुए थे। ये बेसिकली सप्लाई करती है, लेकिन बनाने वाला काम फजरे का है। फजरे के घर में बनता है ये पूरा तमंचा। ये पूरी फैक्ट्री से घर में लगी हुई थी और पुलिस की बरामदगी की गई है। दोनों खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अखंड स्वाग के लिए बुधवार को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। इस साल करवा चौथ पर 90 साल बाद शिव योग बन रहा है। इसके अलावा शंख, दीर्घायु, हंस, गजकेसरी, अमृत और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहे हैं, जो सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु प्रदान करेंगे। पति पत्नी के रिश्ते में मिठास घुलेगी। ज्योतिषाचार्य शिव शरण पाराशर ने बताया कि इस बार करवा चौथ पर शुभ योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य पूनम बासड़े ने बताया कि सर्वार्थ सिद्ध योग भी सभी मनोरथ पूर्ण करता है। शिव योग में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। करवा चौथ पर निर्जल व्रत रखा जाता है। चंद्रमा के दर्शन के उपरांत ही भोजन किया जाता है। पति पत्नी अपने संकल्प को याद करते हैं कि एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। करवा चौथ पर महिलाओं को रात गुलाबी सर्दी के बीच चांद का दीदार होगा। पिछले साल की तरह बादलों की ओट में छिपा चांद उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार रात 8:13 पर चंद्रोदय होगा। आसमान साफ होने और बादलों की लुका छिपी न होने के कारण आसानी से चांद देखा जा सकता है। करवा चौथ के अवसर पर आज बाजार में खरीदारी जमकर हुई।